मैं हूँ आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 5 है हमारा साझेदार की निवृत्ति, अवकाश ग्रहण या मृत्यु। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि साझेदार के अवकाश ग्रहण और मृत्यु में क्या अंतर है। देखो, स्थगित साझेदार की निवृत्ति को हम कुछ समय तक स्थगित कर सकते हैं, व्यापारिक वर्ष के अंत तक ले जा सकते हैं उसको, कि जब व्यापार का वर्ष खत्म हो जाएगा, पूरा 1 साल हो जाएगा, तब हम उसको रिटायरमेंट दे सकते हैं। लेकिन मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, ये तो कभी भी हो सकती है। लाभ हानि, यदि निवृत्ति व्यापारिक वर्ष के अंत में की जा रही है तो अलग से लाभ हानि निकालने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। जो वर्ष का लाभ होता है उसमें उसके अनुपात के हिसाब से हिस्सा उसको दे दिया जाता है। लेकिन मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की अवधि तक का लाभ निकालना पड़ता है और फिर उसमें जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसका हिस्सा निकालना होता है। उपस्थित, निवृत्ति की स्थिति में निवृत्त साझेदार हिसाब किताब के लिए स्वयं उपस्थित रहता है, मतलब वो खुद देख लेता है कि उसको खुद को पता हो जाता है कि वो उसको क्या क्या चीजें मिलना है और उसको क्या क्या चीजें फर्म को देना है। लेकिन मृत्यु की स्थिति में क्या होता है, साझेदार स्वयं उपस्थित नहीं होता, उसका जो उत्तराधिकारी, उसका पुत्र हो सकता है, उसकी पत्नी हो सकती है, वो उपस्थित होता है। भुगतान, निवृत्ति में भुगतान निवृत्तमान साझेदार को किया जाता है। निवृत्तमान साझेदार मतलब जो रिटायरमेंट ले रहा है उसको किया जाता है। लेकिन मृत्यु की स्थिति में भुगतान मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को किया जाता है। ये था अंतर अवकाश ग्रहण और मृत्यु में। अब जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो कौन कौन से समायोजन हमको करना है, या अवकाश ग्रहण कर रहा है तो हमें कौन से समायोजन करना है, ये देखेंगे हम। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसके समस्त दायित्वों का लेखा करके उसकी फर्म में जमा पूंजी को वापस करना होता है, मतलब जो पूंजी उसने व्यापार में लगाई थी वो उसको हम वापस करेंगे। इसके लिए साझेदारी संलेख में दी गई व्यवस्थाओं का पालन किया जाता है। साझेदारी संलेख जब बनाई जाती है तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट कर दी जाती है कि अगर कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या कोई किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उसको क्या क्या राशि दी जाएगी। तो उस समय देय राशि की गणना करते समय निम्न समायोजन होते हैं। नंबर 1, शेष साझेदारों के लाभावी लाभ विभाजन अनुपात का परिवर्तन। अब जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि जो शेष साझेदार है उनका जो अनुपात है वो प्रभावित होगा। से ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी की मृत्यु हो जाती है, पहले वो 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते थे, तो क्या होगा, अनुपात प्रभावित होगा। अब सी की मृत्यु हो गई या सी ने रिटायरमेंट ले लिया तो उसका हिस्सा हटा दिया जाएगा। अब जो अनुपात रहेगा उनके बीच में वो 3:2 रहेगा। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, फर्म की जितनी भी विद्यमान संपत्तियां होती हैं जो व्यापार में लगाई गई हैं उनका पुनर्मूल्यांकन करवाया जाता है। अवितरित लाभ हानि का विभाजन, फर्म के चिट्ठे में अगर किसी प्रकार का कोई अवितरित लाभ है या कोई संचय है तो उसका बंटवारा सभी साझेदारों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में होता है। इसी तरह संचित कोष अगर है, जनरल रिजर्व किसी प्रकार का कोई फर्म ने बना के रखा है तो उसमें भी उसका हिस्सा होता है। ख्याति का लेखांकन, जिस तरह से नए साझेदार के प्रवेश पे ख्याति का लेखांकन होता है उसी तरह अवकाश ग्रहण करने पर भी ख्याति का लेखांकन किया जाता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों को देय राशि की गणना, अब इसमें ये निकाला जाता है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी कितनी राशि बन रही है, उसका हिसाब किताब निकाला जाता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का उत्तरदायित्व, अब इस राशि का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, कौन इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान, अब इसका जो भुगतान है वो किस प्रकार से किया जाएगा। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जो फर्म के द्वारा सभी साझेदारों के ऊपर ली जाती है, क्योंकि ये संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है तो ये किसी साझेदार की मृत्यु पर या अवकाश ग्रहण करने पर पूरी हो जाती है, तो उसका जो पैसा है वो किस हिसाब से बांटा जाएगा सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे।
और फिर जो शेष साझेदार बचे हैं उनकी जो पूंजी है उसका समायोजन। ये सारे समायोजन है जो हमें साझेदार की निवृत्ति पर करना है। अब इनका जो एक एक अलग अलग डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे। शेष साझेदारों के भावी लाभ विभाजन का अनुपात। जब कोई साझेदार फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी दशा में जो शेष साझेदार हैं उनका अनुपात परिवर्तित हो जाता है। पहले की तुलना में उनको अधिक लाभ मिलने लगता है। जैसे ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, सी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो सी के रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, ए और बी का जो हिस्सा है वो परिवर्तित हो जाएगा। पहले की तुलना में उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा, मतलब उनका जो लाभ विभाजन का अनुपात है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, कुछ हिस्सा उनको पहले से ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी दशा में हमें लाभ विभाजन का नया अनुपात निकालना होता है। तो लाभ विभाजन के अनुपात का सूत्र है साझेदार का नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात प्लस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार से प्राप्त हिस्सा, अर्थात लाभ प्राप्ति का हिस्सा। जाने वाले साझेदार के हिस्से को शेष बचे साझेदार कुछ एक निश्चित अनुपात में खरीद लेते हैं। तो जिस अनुपात में वो खरीदते हैं वो हिस्सा आपको इसमें प्लस कर देना है उनके पुराने अनुपात में। तो इस तरीके से जो प्लस करने के बाद नया अनुपात आएगा वो शेष साझेदारों का कहलाएगा। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की विभिन्न संभावनाएं। नंबर 1, जब शेष साझेदारों के नए अनुपात के संबंध में कुछ भी नहीं दिया हो, ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाता है कि शेष साझेदार उसी अनुपात में लाभ विभाजन करते रहेंगे जैसे कि वो अवकाश ग्रहण करने के पहले करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि x, y और z इनका जो रेशो है 3:2:1 है, सपोज हमने माना है ऐसा। तो अगर मान लीजिए कि z रिटायरमेंट ले रहा है, तो z के जाने के बाद फर्म को x और y कंटिन्यू करेंगे, x और y फर्म का व्यापार करते रहेंगे, फर्म चालू रहेगी। तो ऐसी दशा में जो x और y है उनका रेशो 3:2 हो जाएगा। z के हिस्से को इसमें से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में इन्होंने कहीं पर भी कुछ नहीं दिया है कि जो अवकाश ग्रहण वाला साझेदार है उसके हिस्से को ये खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, कुछ भी ऐसा उन्होंने इसमें नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जितना लाभ उनको पहले मिलता था, लाभ विभाजन का अनुपात जो उनका पहले था वो भी अब वही रहेगा जो उनका पहले था। मतलब रिटायरमेंट के बाद उनके शेयर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमको ये बात भी ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कि अनुपात भिन्न में दिया है, अगर अनुपात भिन्न में दिया है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल लेंगे, सरल अनुपात में बदल लेंगे, उसके बाद ही निवृत्त साझेदार के भाग को हटाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 1/2 दिया है, 1/3 दिया है, 1/6 दिया है, तो इसको हमें क्या करना होगा, पहले पूर्णांक में बदलना होगा, उसके बाद ही हम इसको हटा सकते हैं किसी साझेदार के जाने पर, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का संपूर्ण हिस्सा खरीद लेता है, ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको क्या करना है कि जिस साझेदार ने अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को खरीदा है उसी के पुराने अनुपात में उसको जोड़ना है, उसको प्लस करना है। दूसरे जिसने नहीं खरीदा है उसके अनुपात में इसको प्लस नहीं करना है। नया अनुपात, उसका फार्मूला होगा नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात प्लस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार से प्राप्त हिस्सा। मतलब जितना हिस्सा उसने अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार से प्राप्त किया है वो इसमें प्लस हो जाएगा। जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को किसी विशेष अनुपात में खरीदते हैं, ऐसी स्थिति में शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में उनके द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के क्रय किए गए हिस्से को जोड़ दिया जाता है, जिसे नया अनुपात बराबर पुराना हिस्सा प्लस
खरीदा गया या क्रय किया गया हिस्सा। लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना। फर्म के किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में अगर शेष साझेदार फर्म का व्यापार चालू रखते हैं तो शेष साझेदारों के अनुपात में कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि जाने वाले साझेदार के हिस्से को शेष बचे साझेदारों के द्वारा एक निश्चित अनुपात में उसको खरीद लिया जाता है। तो इस वृद्धि को ही लाभ प्राप्ति का अनुपात कहा जाता है। इसका फॉर्मूला प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। गेनिंग रेशो बराबर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना की विभिन्न संभावनाएं। नंबर 1, जब नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हो। अगर क्वेश्चन में आपको नया अनुपात दिया है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, प्राप्ति का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो हम क्या करेंगे, नए अनुपात में से पुराने अनुपात को माइनस करके उनका गेनिंग रेशो प्राप्ति का अनुपात निकाल लेंगे। जब नए अनुपात के संबंध में कुछ भी नहीं कहा हो, ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाता है कि शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ प्राप्ति के अनुपात को अपने पुराने अनुपात में खरीद रहे हैं। कुछ बताया नहीं है कि नए अवकाश प्राप्त साझेदार के हिस्से को वो किस अनुपात में खरीद रहे हैं। तो हम ये मानेंगे कि जो उनका पुराना अनुपात है उसी अनुपात में वो जाने वाले साझेदार के हिस्से को खरीद रहे हैं। जब साझेदारों द्वारा प्राप्त लाभ दिया हो तो ऐसी स्थिति में हमें तो अनुपात निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। आपको ये चीज याद रखना जरूरी है कि प्राप्ति अनुपात की गणना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि शेष साझेदारों द्वारा अवकाश ग्रहण या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को दी जाने वाली ख्याति की राशि का भुगतान प्राप्ति के अनुपात के आधार पर ही दिया जाता है। जब भी कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार रिटायरमेंट ले लेता है तो ऐसी दशा में जो ख्याति की राशि का भुगतान है वो प्राप्ति के अनुपात में दिया जाता है। इसलिए लाभ प्राप्ति का अनुपात निकालना जरूरी होता है।